अगर तुम थोड़े से भी कल्चर्ड एनिमे फैन हो तो तुम्हें पता ही होगा कि ओरिजिनल बिग थ्री नारुतो, वन पीस एंड द रियल गोट ब्लीच को कहते हैं। और जिन्हें नहीं पता कि इन्हें बिग थ्री क्यों बोलते हैं, तो अर्ली 2000 के टाइम पे इन तीनों ही शोज की मांगा सेल्स और एनिमे पॉपुलैरिटी पीक पे थी, इसलिए फैंस ने इन्हें बिग थ्री का टाइटल दिया। फिर ऐसा क्या हुआ 2010 के बाद कि सर टाइट कुबो के मास्टरपीस वर्क ब्लीच ने अपनी पॉपुलैरिटी खोना स्टार्ट कर दी। वहीं दूसरी तरफ नारुतो और वन पीस पॉपुलैरिटी गेन करते चले गए, जहां दोनों ही एनिमे नारुतो और वन पीस हमेशा बीच बीच में ह्यूमर और फैन सर्विस फैंस को देते रहते थे, जिसकी वजह से ये दोनों एनिमे परफेक्ट थे पूरी फैमिली के लिए। अगर फैन सर्विस हटा दे तो, और अगर फैन सर्विस के साथ देखे तो ये पूरे फ्रेंड्स ग्रुप के लिए परफेक्ट एनिमे हैं। और इनके कैरेक्टर्स लाइक नामी, सुनाडे, रोबिन, हिनाटा, जोरो एंड मैनी मोर, ये सारे बॉयज ग्रुप का डिस्कशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लीच वैसे कैरेक्टर्स नहीं है जो बॉयज ग्रुप का डिस्कशन बन सकते हैं, इसमें भी ओरी हिमेरान, गीकू, हानीवेल जैसे कैरेक्टर्स हैं, पर इनके बेस्ट सीन्स ज्यादातर फिलर्स होते हैं जो कि कोई देखता नहीं है। पर हाँ, मोमी योरीची एक एक्सेप्शन है। अभी तक मैंने वन पीस जितना भी देखा है उससे मैं यही कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ये बहुत ही लाइट हार्टेड और एडवेंचरस सीरीज है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस ग्रैब कर सकता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें लाइट हार्टेड स्टफ तो पसंद ही आता है और बड़ों के लिए एडवेंचर तो है ही। और यहाँ तक कि तुम इसका आर्ट स्टाइल भी देखोगे तो वो भी काफी कार्टूनिश है, जिसकी वजह से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। वही दूसरी तरफ ब्लीच बहुत ही डार्क थीम पे बेस्ड है, जिसकी वजह से उसने सबसे प्रॉफिटेबल ऑडियंस बच्चे खो दी, पर एक मैच्योर ऑडियंस अट्रैक्ट कर ली, जो कि काफी अच्छी चीज है, पर बिजनेस के हिसाब से नहीं। और ऐसा भी नहीं कि ब्लीच सीरीज बीच में से डार्क होना स्टार्ट होती है, ये पहले एपिसोड से ही डार्क और मैच्योर टोन को फॉलो करती है। एक तो ये मॉडर्न टाइम पे बेस्ड थी और इसमें मॉन्स्टरस हॉलोस भी थे, जिनका आर्ट स्टाइल कहीं ना कहीं सेंस ऑफ हॉरर की फील देता था, और इसका फाइटिंग स्टाइल भी बहुत वायलेंट हुआ करता था। ये बात सुन के तब भी तुम में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसकी कुछ ऑडियंस तो बच्चों वाली होगी, तो इसका आंसर है नहीं, और मैं बताता हूँ क्यों। तुम में से कितने लोगों को कार्टून नेटवर्क नाम का चैनल याद है? ये बात सुन के तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, अबे कार्टून नेटवर्क तो हमारे बचपन का फेवरेट चैनल था, ये चैनल कैसे भूल सकते हैं हम। लेकिन अगर मैं तुमसे टूनामी के बारे में पूछूंगा तो तुम में से ये चैनल बहुत कम लोगों को याद होगा, क्योंकि इस पे बस मैच्योर ऑडियंस के लिए शोज आते थे। और इंडिया में तो ये चैनल इसलिए भी नहीं चल पाया क्योंकि इस पे ज्यादातर इंग्लिश डब में शोज आते थे, पर इस पे तब भी बहुत अच्छे शोज आते थे जो हिंदी डब के थे। दिक्कत वही थी, इंडिया में तो मेजोरिटी ऑडियंस हिंदी वाली थी टीवी पे, जिसकी वजह से ये चैनल कोई देखता नहीं था और ये चैनल लॉस में चला गया, और उसके बाद ये चैनल बंद हो गया। पर बाकी देशों की बात करें तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं था, वहाँ पे दिक्कत इस बात की थी कि ब्लीच टूनामी के एडल्ट स्विम वाले प्रोग्राम पे आता था और उसे देखने वाली ऑडियंस बहुत कम थी, जिसकी वजह से ब्लीच की पॉपुलैरिटी कम होगी, पर ब्लीच को मैच्योर ऑडियंस मिली। और इसका प्रूफ ये है कि तुमने कभी ब्लीच की ऑडियंस को किसी और एनिमे की बेइज्जती करके ब्लीच को बेहतर बताते हुए नहीं देखा होगा, और ना ही कुछ टॉक्सिक बातें करते हुए देखा होगा। और अगर तुमने कभी ब्लीच की ऑडियंस को टॉक्सिक बातें बोलते हुए सुना भी होगा तो वो लॉकडाउन या उसके बाद वाली ऑडियंस होगी। बाकी नारुतो और वन पीस तो कार्टून नेटवर्क पे आते थे, जिसकी वजह से उन्हें बच्चों वाली ऑडियंस मिली, और ये बहुत ही सही चीज है दोनों ही सीरीज के लिए। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लीच की मेन ऑडियंस तो लेट टीनेजर्स थे जिन्हें अपने फ्यूचर पे ध्यान देना था, पर वहीं नारुतो और वन पीस के ऑडियंस बच्चे थे जो सीरीज को लॉन्ग टाइम तक सपोर्ट कर सकते थे, और किसी और एनिमे सीरीज के फीडबैक सेक्शन में जाके नारुतो बेटर या वन पीस बेटर लिख सकते थे, और इसी चीजों की वजह से नारुतो और वन पीस का प्रमोशन भी हो जाता था और इनका फैन बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाता था। आइजन इजीली सबसे ग्रेटेस्ट विलन है ब्लीच सीरीज का, और मेरे ओपिनियन में पूरे एनिमे इंडस्ट्री का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सीरीज के प्रोटैगनिस्ट इचिगो से पावरफुल है और इसकी राइटिंग बहुत ही ऑसम है, खासकर इसकी मैनिपुलेटिव स्किल्स तो बहुत ही अच्छे से लिखी गई हैं। मेरे ओपिनियन में आइजन ही वो रीजन है जिसकी वजह से ब्लीच ने अपनी पीक हासिल की थी। पर अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आइजन की वजह से ब्लीच ने पीक किया था तो वो इसके डाउनफॉल का रीजन कैसे बना। अब देखो, ये चीज तो मैं नारुतो सीरीज का एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने वन पीस तो पूरा देखा नहीं है। तुम मुझे ऑनेस्ट आंसर देना, जब तुम बच्चे थे तो तुम्हें हीरो को जीतते हुए देख के अच्छा लगता था ना, पर जैसे जैसे तुम बड़े हुए तुमने विलन की स्टोरी समझना भी स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से तुम अच्छे विलन्स को जीतते हुए भी देखना चाहते होगे। अब देखो, जो नारुतो सीरीज है उसमें तुम्हें प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो यानी नारुतो हमेशा जीतते हुए देखने को मिलेगा, चाहे वो पावर का यूज करते हो या अपनी मैनिपुलेटिव स्किल्स, ये तुम्हें हमेशा जीतते हुए देखने को मिलेगा, और ये चीज बच्चों को अच्छी लगती है। और इस सीरीज में हमें प्योर इवल प्लस प्योर पावरफुल विलन देखने को नहीं मिलेगा कभी भी। इसमें विलन्स ऐसे होते हैं कि अगर कोई प्योर इवल है तो उस पर इनफ स्ट्रेंथ नहीं होगी नारुतो को हराने की, और अगर पावरफुल है तो नारुतो से मैनिपुलेट कर लेगा। वहीं तुम ब्लीच में देखो, प्योर इवल एस हेल प्लस पावरफुल लाइक हीमैन जैसा विलन आइजन सोस्के, अगर कोई इसे मैनिपुलेट करने जा रहा है यानी वो मौत के साथ खेलने जा रहा है। अगर तुम में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इचिगो भी तो आइजन से जीता था,
तो तुमने ब्लीच अच्छे से नहीं देखा है। और अगर आइजन सीरीज के लास्ट में हार भी जाता है तो वो आइजन का प्लान है, क्योंकि ब्लीच का ओरिजिनल राइटर आइजन सोस्की ही है। जो ओरिजिनल ब्लीच एनिमे था वो 2004 से लेकर 2012 तक चला था, जिसमें 479 चैप्टर कवर हुए थे मांगा के। पर असलियत में ब्लीच यहाँ पे नहीं खत्म होने वाला था, ये भी नारुतो और वन पीस की तरह एंड तक चलने वाला था, जब तक ये खत्म नहीं होने वाला। पर ये सीरीज उतनी ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था जितनी स्टूडियो वाले सोचते थे। और इसमें कहीं ना कहीं स्टूडियो की भी गलती है, क्योंकि उन्होंने इसमें हद से ज्यादा फिलर्स ऐड कर दिए थे। ये 45% से भी ज्यादा फिलर से भरा हुआ है, यानी 165 एपिसोड्स, जिन एपिसोड्स का कुछ काम ही नहीं है। इस चीज की वजह से ऑडियंस का इंटरेस्ट तो खत्म होगा ही, और उस टाइम पे कुबो सर की हेल्थ भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम चैप्टर्स भी नहीं आ पा रहे थे। इन शॉर्ट, ब्लीच ने अपनी पॉपुलैरिटी बेकार किस्मत की वजह से खो दी। पर वापस से ब्लीच की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देख के स्टूडियो वालों ने कुबो सर को कांटेक्ट किया कि चलो ब्लीच को वापस लाते हैं। और अक्टूबर 2022 में ब्लीच वापस आता है अपने 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क के साथ। और ये ब्लीच के 10 साल बाद कमबैक देख के मैं तो बस यही बोलूंगा, भगवान डाउनफॉल कैसा भी दे पर कमबैक ब्लीच जैसा दे। ब्लीच की लेगेसी हमेशा ही रहेगी, और इसी टाइप की लेगेसी मुझे भी बनानी है। ब्लीच के बाद बहुत सारी एनिमे आई जिन्होंने ब्लीच से इंस्पिरेशन लेके इसकी लेगेसी कंटिन्यू करी, जिसमें से कुछ के मैं एग्जांपल देता हूँ। हेल्स पैराडाइज, जुत्सु काइसन, चेनसो मैन, डीमन स्लेयर, ब्लैक क्लोर एंड मैनी मोर। एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि इन एनिमे ने बहुत ही अच्छे से इंस्पिरेशन ली और बहुत ही अच्छा स्टफ डिलीवर किया। ब्लीच की ऑडियंस वर्ल्ड वाइड तो बहुत ही अच्छी है, पर इंडिया में ब्लीच की कुछ ऐसी ऑडियंस है जो बहुत ही बेकार है, और उस टाइप की ऑडियंस का तुम इससे पता लगा सकते हो कि वो इस टाइप की एडिट्स बनाते हैं या प्रमोट करते हैं। प्रगति का पाई, प्रगति की नानी, प्रगति की दादी। आइए दादी जी, आपको तेल लगा देता हूँ। और अगर तुम भी उनमें से एक हो तो भाई मत बनाओ प्लीज, बहुत ही बेकार लगती हैं, एकदम वाहियात लगती हैं, देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। पर जो भी है, कम से कम ब्लीच ने वापस से पॉपुलैरिटी गेन करना तो स्टार्ट कर दिया। ये तो थी ब्लीच के डाउनफॉल पे वीडियो। अगर तुम्हें जुत्सु काइसन की पॉपुलैरिटी पे वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक करवा दो, तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ और किसी वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरी सारी वीडियोस देख लो।